क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन है हमारा कीन्स कंट्रीब्यूशन टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी लाइज इन। जो कीन्स का कंट्रीब्यूशन है क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, वो किसके ऊपर है, डिपेंडेंट है? पहला ऑप्शन एम्फेसिस ऑन इमीडिएट कॉज ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल। दूसरा कंसिडर्स मनी सप्लाई एज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस लेवल। तीसरा इंटीग्रेट द थ्योरी ऑफ मनी विद द थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड द थ्योरी ऑफ आउटपुट। और चौथा प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म एनालिसिस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। कीन्स ने कहा था कीन्स कंट्रीब्यूशन टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी लाइज इन द इंटीग्रेशन ऑफ द मनी लाइज इन इंटीग्रेट द थ्योरी ऑफ मनी विद द थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड थ्योरी ऑफ आउटपुट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, ये कीन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन था डिमांड फॉर मनी में और बेसिकली क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन है हमारा Which of the following statement is not correct with regard to Friedman's restatement of quantity theory of money? ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू फ्राइडमैन स्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी? पहला ऑप्शन डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रियल इनकम एंड द डिमांड फॉर मनी। दूसरा डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द डिमांड फॉर मनी। तीसरा an inverse relationship between the rate of increase of price level and the demand for money। और आखिरी the demand for money varies directly and proportionately with the change in the general price level। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द डिमांड फॉर मनी। ये ऑप्शन सही है। ये जो बात कही गई है इट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द फ्राइडमैन्स रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, उसके लिहाज से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जहां पे उन्होंने ये कंसिडर नहीं किया था कि जो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द डिमांड फॉर मनी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन 42 क्वेश्चन हमारा इन इंडिया ₹1 कॉइन इज मिंटेड बाय। भारत में 1 रुपए का कॉइन कौन मिंट करता है? पहला ऑप्शन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा ऑप्शन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा ऑप्शन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और चौथा कमर्शियल बैंक्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन इंडिया ₹1 कॉइन इज मिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन 43 क्वेश्चन है हमारा द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन है हमारा आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन। आरबीआई किस डेट को नेशनलाइज हुआ था? पहला ऑप्शन जनवरी 1, 1949। दूसरा ऑप्शन अगस्त 15, 1947। अरे भैया इस देश इस समय आजादी मिली थी हमको, ठीक है, ये नहीं हो सकता। तीसरा है अप्रैल 1, 1935। नहीं, इस टाइम आरबीआई ने काम करना शुरू किया था, ठीक है। और जनवरी 26, 1950। अरे हमारा देश रिपब्लिक बना था, ठीक है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी 26, 1950 को। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन जनवरी 1, 1949। उसके पहले वो नेशनलाइज नहीं था, प्राइवेटली काम कर रहा था, प्राइवेट तरीके से। प्राइवेट तरीके से का मतलब ये था कि देखिए आरबीआई एक्ट पास हुआ था 1934 में और 1 अप्रैल 1935 से उसने काम करना शुरू किया था। लेकिन आरबीआई में फॉरेन का कैपिटल बहुत ज्यादा था, तो 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज करने का मतलब क्या था कि वहां पे जो ज्यादातर शेयर था वो अब किसका हो गया? भारतीय सरकार का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन है हमारा द रिजर्व बैंक एक्ट वाज पास्ड इन। जो रिजर्व बैंक एक्ट है वो कब पास हुआ था? पहला ऑप्शन 1935, दूसरा ऑप्शन 1934, तीसरा ऑप्शन 1949 और चौथा ऑप्शन 1947। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, द रिजर्व बैंक एक्ट वाज पास्ड इन 1934। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन 46 क्वेश्चन है हमारा द आरबीआई हैज नो पावर टू इशू नोट ऑफ द डिनोमिनेशंस ऑफ। आरबीआई के पास कोई पावर नहीं है कितने रुपए के डिनोमिनेशन के नोट को इशू करने का, ठीक है। पहला ऑप्शन ₹20, दूसरा ऑप्शन ₹1000, तीसरा ऑप्शन 150 और चौथा 100। देखिए अभी की अगर हम बात करें तो 1000 रुपीज का नोट भी सर्कुलेशन में नहीं है, लेकिन उनके पास पूरी की पूरी पावर है वो 1000 रुपीज का नोट बना, क्योंकि पहले चल रहा था ना हमारे देश में, तो ये अथॉरिटी है। 20 रुपए तो आज भी हैं,
और 100 रुपए तो आज भी हैं। 150 रुपए हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 150। ठीक है, 150 रुपए का नोट ना बना है और 200 रुपए का आ गया तो 150 रुपए का क्या बनेगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन है हमारा, परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ इशूइंग करेंसी नोट। वेरी सिंपल, इनमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, कौन सा बैंक फंक्शन परफॉर्म करता है इशूइंग ऑफ करेंसी नोट्स? पहला ऑप्शन एसबीआई, दूसरा ऑप्शन आरबीआई, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन नन ऑफ द अबव, चौथा बोथ ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला ऑप्शन, लैंड डेवलपमेंट बैंक इज द चेंज्ड नेम ऑफ मॉर्गेज बैंक। दूसरा ऑप्शन, लैंड डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड्स लोन्स टू द फार्मर्स फॉर देयर ऑल काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तीसरा, द मेन पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग लैंड मॉर्गेज बैंक इज टू एनकरेज द कोऑपरेटिव फार्मिंग बाय कीपिंग फार्मर्स लैंड ऑन मॉर्गेज। और चौथा, ऑल द अबव थ्री स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू आउट ऑफ द फॉलोइंग, ये सवाल था हमारा, और ऑप्शन सी सही है। जो मेन पर्पस है एस्टैब्लिश करने का लैंड मॉर्गेज बैंक इज टू एनकरेज द कोऑपरेटिव फार्मिंग बाय कीपिंग फार्मर्स लैंड ऑन मॉर्गेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन 49 क्वेश्चन हमारा, इन विच सिटी आरबीआई डज नॉट हैव अ ब्रांच। इनमें से कौन से सिटी में आरबीआई की ब्रांच नहीं है? पहला ऑप्शन कानपुर, दूसरा ऑप्शन दिल्ली, तीसरा ऑप्शन नागपुर, चौथा ऑप्शन मुंबई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। देखिए, नागपुर में रीजनल ऑफिस है, इनका ब्रांच नहीं है। ठीक है, नागपुर इज द करेक्ट आंसर। इन विच सिटी आरबीआई डज नॉट हैव अ ब्रांच, नागपुर इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, क्योंकि नागपुर में इनका रीजनल ऑफिस है, ब्रांच नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन है हमारा, विच फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय आरबीआई। इनमें से कौन सा फंक्शन आरबीआई परफॉर्म नहीं करता? पहला ऑप्शन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा, रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स। तीसरा, इशूइंग ऑफ करेंसी नोट्स। और चौथा, परचेजिंग ऑफ शेयर्स ऑफ एनी कंपनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो फंक्शन आरबीआई परफॉर्म नहीं करता वो है ऑप्शन डी, परचेजिंग ऑफ शेयर्स ऑफ एनी कंपनी। किसी भी कंपनी का शेयर खरीद लेना, ये आरबीआई का काम नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 और क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ द बार्टर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, बार्टर सिस्टम तो आप जानते होंगे। बार्टर सिस्टम जब दुनिया में लैंग्वेजेस नहीं थी, जब लोग इशारों में बात किया करते थे, तब बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम एक बहुत पुराना एक्सचेंज का सिस्टम है, जहां पे हम गुड्स या सर्विसेज के बदले में गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं। तो सवाल ये पूछा गया है कि इनमें से क्या बार्टर सिस्टम का एक डिफेक्ट है? पहला ऑप्शन, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। दूसरा ऑप्शन, डिफिकल्टी इन द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। तीसरा ऑप्शन, डिफिकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू। और चौथा ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों, अगर आपने इसके बारे में थोड़ा भी पढ़ा है तो आपने सबसे पहले यही पढ़ा होगा कि बार्टर एक्सचेंज के डिफेक्ट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स भी बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक है। डिफिकल्टी इन मेजर ऑफ वैल्यू, आप चीजों को, बड़ी बड़ी चीजों को छोटे छोटे पार्ट में मेजर नहीं कर सकते, या किसी एक स्टैंडर्ड, कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं था जिससे आप मेजर करके किसी भी चीज की वैल्यूएशन कर सकें। स्टोर करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, बार्टर एक्सचेंज के ड्रॉबैक्स हैं, डिफेक्ट्स हैं, या लिमिटेशंस भी हम बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रेडिट मनी। इनमें से क्या क्रेडिट मनी कहलाता है? पहला ऑप्शन, चेक एंड ड्राफ्ट। दूसरा ऑप्शन, प्रोमिसरी नोट। तीसरा ऑप्शन, एक्सचेंज नोट। और चौथा ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी की सारी चीजें क्रेडिट मनी कहलाती है, या क्रेडिट मनी की कैटेगरी में आती है। चेक या ड्राफ्ट, प्रोमिसरी नोट, एक्सचेंज नोट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नियर मनी। इनमें से क्या नियर मनी की कैटेगरी में आता है? पहला ऑप्शन, बॉन्ड्स। दूसरा ऑप्शन, इंश्योरेंस पॉलिसी। तीसरा ऑप्शन, सिक्योरिटीज। और चौथा ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन
डी ऑल ऑफ दीज। ये सारी की सारी चीजें नियर मनी की कैटेगरी में आती हैं। बॉन्ड्स भी नियर मनी की कैटेगरी है, इंश्योरेंस पॉलिसी और सिक्योरिटीज जिसमें इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं, ये सारे के सारे नियर मनी की कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ मनी। इनमें से क्या मनी का फीचर है? पहला ऑप्शन जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, दूसरा ऑप्शन होमोजेनस यूनिट, तीसरा ऑप्शन लिक्विड एसेट, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन, आप कमेंट करके भी तो बता सकते हैं, आप एक बार ट्राई तो कीजिए, कमेंट करके देखिए कि आपके कितने आंसर सही होते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मनी के सारे फीचर्स हैं, जिसमें प्राइमरी फंक्शन जो होता है उसमें आता है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। फिर जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब होता है हर एक व्यक्ति मनी को एक्सेप्ट करता है, कोई मना नहीं करता। दूसरा कह रहे हैं होमोजेनस यूनिट, सारे के सारे जो मनी होते हैं एक जैसे होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। तीसरा कहा जा रहा है कि लिक्विड एसेट, बहुत लिक्विड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में। तो एक इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है, मतलब एनकरेज करना है, तो उसके लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा? पहला ऑप्शन रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हम सीआरआर कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो। तीसरा ऑप्शन है सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, और चौथा ऑप्शन है इंक्रीज बैंक रेट। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो। अब ये कैसे हुआ? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो हमारा जो भी डिपॉजिट होता है वो प्राइमरी डिपॉजिट कहलाता है, और उस डिपॉजिट का कुछ परसेंट, फिलहाल तो 3% चल रहा है, और वैसे नॉर्मली ये 4% रहता है सीआरआर। तो ये 3% जो है वो आरबीआई के पास जाकर के जमा कर देता है हमारा बैंक। तो जब हम इसका जो परसेंटेज है, जैसे 4% से हमने 3% कर दिया, मान लीजिए 3% से घटा करके 2% कर देंगे, तो जब हम इसका परसेंटेज रिड्यूस करते हैं तो हमारे पास पैसे ज्यादा बच जाते हैं, क्योंकि हमें कम पैसा आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। और जब हमारे पास ज्यादा पैसे बचेंगे तो हम ज्यादा लोन दे पाएंगे। ज्यादा लोन अगर हम दे पाएंगे तो एक तरीके का ये लोगों के पास जैसे ही पैसा जब जाएगा तो वो कहीं ना कहीं तो लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है हमारा, इंस्टीट्यूशंस दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फॉर लेंडिंग पर्पसेस नोन एज डैश। वो इंस्टीट्यूशंस जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं ताकि वो लेंडिंग, लेंडिंग का मतलब होता है लोन देना, पैसे बांटना, एडवांस करना। ठीक है, आपने पैसा लिया ताकि आप लोन बांट सकें, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो ऐसे काम करता है? पहला ऑप्शन कमर्शियल बैंक, दूसरा ऑप्शन सेंट्रल बैंक, तीसरा ऑप्शन गवर्नमेंट, चौथा ऑप्शन पब्लिक। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के बारे में आप जानते हैं ना, जहां पे आपका खुद का बैंक अकाउंट है, जहां पे आपने अपना खाता खुलवा रखा है, सेविंग्स अकाउंट है। वो आपसे जो भी पैसा लेता है उसका कुछ पोर्शन सीआरआर आरबीआई के पास जमा कर देता है, कुछ पोर्शन एसएलआर खुद के पास मेंटेन करता है लिक्विड फॉर्म में, ताकि डे टू डे ऑपरेशंस को पूरा किया जा सके, और बचे कुछ पैसे में से बहुत बड़ा पोर्शन वो लोन बांट देता है। तो ये कमर्शियल बैंक का काम है। सेंट्रल बैंक इज आरबीआई, आरबीआई का ये फंक्शन नहीं है। गवर्नमेंट और पब्लिक ऐसा कोई काम नहीं करते, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो कमर्शियल बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक से पैसे डिपॉजिट्स लेकर के लेंडिंग करता है। ऑप्शन ए सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। इनमें से क्या कमर्शियल बैंक का फंक्शन है? पहला ऑप्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, दूसरा ऑप्शन क्रेडिट क्रिएशन, तीसरा ऑप्शन एजेंसी फंक्शन, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, क्रेडिट क्रिएशन और एजेंसी फंक्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाय। जो सेंट्रल बैंक है वो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कैसे इंक्रीज करते हैं? पहला ऑप्शन रेजिंग रेपो रेट, दूसरा ऑप्शन रेजिंग रिवर्स रेपो रेट, तीसरा ऑप्शन बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और चौथा ऑप्शन सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखिए सवाल ये पूछा गया था कि सेंट्रल बैंक क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कैसे इंक्रीज करता है। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल बैंक जो है वो पैसे की अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ाता है, मतलब उसके पास पैसा आएगा तभी तो क्रेडिट दे पाएगा। सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास जब भी ज्यादा क्रेडिट आएगा, ज्यादा पैसा रहेगा, तभी तो बाकी कमर्शियल बैंक्स को क्रेडिट दे सकते हैं। तो अपनी अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ाता है? तो ऑप्शन डी सही इसलिए क्योंकि वो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को जब बेचता है
तो इसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, हम पैसे कहीं देते हैं और बदले में सिक्योरिटीज लेते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि हम सिक्योरिटीज को सेल करते हैं और बदले में हमें वापस पैसा मिलता है। तो जब पैसा ज्यादा आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास लोन की अवेलेबिलिटी मतलब क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, तब हम कमर्शियल बैंक्स को क्रेडिट दे सकते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 59 और क्वेश्चन है हमारा, गिविंग परमिशन टू विड्रॉ मनी बाय एन अमाउंट मोर देन द डिपॉजिट इज नोन एज। बहुत ही साधारण सा सवाल है। जो बैंक आपको आपके डिपॉजिट से ज्यादा जो पैसा विड्रॉ करने की लिमिट दे देता है, इसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एडवांस, दूसरा ऑप्शन ओवरड्राफ्ट, तीसरा ऑप्शन लोन, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि जो हमारा बैंक होता है वो हमें करंट अकाउंट का मतलब होता है बिजनेस के नाम पे जो अकाउंट आप खुलवाते हो वो करंट अकाउंट होता है, और बिजनेसमैन के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है क्योंकि बिजनेस ज्यादातर तो क्रेडिट बेसिस पे होता है और बिजनेसमैन का बहुत सारा पैसा फंसा होता है। तो उनको मतलब दिक्कत ना आए तो ओवरड्राफ्ट की एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, और बैंक खुद डिसाइड करता है कि आपको ओवरड्राफ्ट की क्या लिमिट मिलेगी, और इसमें पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और जैसे ही आपके अकाउंट में कोई भी पैसा आता है तो बैंक अपना ओवरड्राफ्ट जो भी उसने दे रखा है वो पैसे डिडक्ट कर लेता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। भारत में मनी सप्लाई के ऑल्टरनेटिव मेजर्स क्या हैं? पहला ऑप्शन M1, दूसरा ऑप्शन M2, तीसरा ऑप्शन M3 एंड M4, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको तो मालूम होगा ना, M1 M2 M3 एंड M4 क्या होता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो अगर आपको इस सवाल का जवाब मालूम है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों वैसे मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। कि भारत के पास जो अल्टरनेटिव मेजर्स है मनी सप्लाई के, वो M1 भी है, M2 भी है, M3 भी है, M4 है। M4 में M3 आ जाता है और M2 आ जाता है। ठीक है, M3 में M1 M2 आ जाता है, M2 में M1 ऐड हो जाता है, और भी बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, उसके ऊपर आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।